अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एंड करेंगे चैप्टर 2 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें अब रहते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंडीशंस या वारंटीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं, एक इम्प्लाइड और एक एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस तो जनरली एक जनरल हमें सबको पता होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में बात हो रही है, जो भी उसकी टर्म्स हैं जो एक्सप्रेसली दोनों पार्टीज़ ने क्लियर की हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेस। जो लोगों ने बाय वर्ड या जो लिख कर रिटन फॉर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं वो तो एक्सप्रेस हो गई, वो चाहे कंडीशंस हो या वारंटीज़ हो। पर इम्प्लाइड वो होती हैं जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपने ये बात लिखी है कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं, या मतलब आप दोनों पार्टीज़ ने वो बात कही है या नहीं। लॉ ये इम्प्लाइड कंडीशंस या वारंटीज़ लाजमी प्रिज्यूम करेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो वो जो कंडीशंस एंड वारंटीज़ होती हैं वो इम्प्लाइड होती हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो सेक्शंस हैं अब 14 to 17 तक, इसमें सारी इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ बताई गई हैं। तो हम रिव्यू ले लेते हैं। हमें पता है कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या होती हैं। कंडीशंस वो होती हैं जो मेन पर्पस पर होती हैं, जिस बात पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मेन पर्पस पर होती हैं, ताकि अगर वो कंडीशन पूरी ना हो तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है और साथ साथ अपनी जो भी उसने पैसे दिए थे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए वो बैक ले सकता है, और विथ इंटरेस्ट भी। ये उसके पास राइट होता है इम्प्लाइड, अगर उसकी जो कंडीशन उसकी जो जब ब्रीच हो जाती है। और इसके साथ साथ वारंटी का क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। वारंटी जो होती है वो कोलैटरल होती है मेन पर्पस से, लेकिन वो मेन पर्पस पर मुकम्मल डिपेंड नहीं होती। मतलब कि अगर वारंटी की ब्रीच होगी तो बायर के पास जस्ट ये राइट होता है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकता। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है अच्छे से। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या होती हैं जो लॉ खुद प्रिज्यूम करता है, भले आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में कही हैं या नहीं है। ठीक है। इसी तरह सेक्शन 14 सबसे पहले बताता है कंडीशंस के बारे में। पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं अलहदा से कि इम्प्लाइड कंडीशंस सारी कौन सी हैं, फिर हम अलहदा से देख लेंगे कि इम्प्लाइड वारंटीज़ कौन सी हैं। तो सेक्शन 14 कहता है कि इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। सेक्शन 14 में एक इम्प्लाइड कंडीशन बताई गई है और उसके साथ दो इम्प्लाइड वारंटीज़ बताई गई हैं, वो हम फिर अलहदा से जब वारंटीज़ का डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो सेक्शन 14 में सबसे पहले तो यही है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो अ डिफरेंट इंटेंशन देयर इज। इसमें यही कहा गया है कि अगर एक्सप्रेसली कुछ कहा गया है तो वही होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इम्प्लाइड अंडरटेकिंग्स ये होंगी जो सेक्शन 14 में बताई गई हैं, वो ये कहते हैं। इसी तरह इसका ए पार्ट कहता है कि एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट इन द केस ऑफ अ सेल ही हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि टाइटल होना चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। अब हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरह के होते हैं, एक तो सेल जो अभी हो रही है प्रेजेंट सेल है, और एक होती है अग्रीमेंट टू सेल पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अग्री करते हैं फ्यूचर में सेल करेंगे। तो इम्प्लाइड अंडरटेकिंग ये है कि सेलर के पास मुकम्मल प्योरली टाइटल होना चाहिए जिस चीज़ को वो सेल कर रहा है, या फिर फ्यूचर में अग्री है कि वो फ्यूचर में उसे सेल करेगा। तो उसका जो भी वो गुड्स हैं, अब हमें पता है गुड्स कौन से हैं, मूवेबल है, तो उसका उसके पास राइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गुड्स किसी और के हों, मतलब उसके पास मुकम्मल उसका टाइटल हो, ऑनरशिप उसी के पास हो। ऐसा ना हो कि वो चीज़ उसकी है नहीं पहले से ही और वो आगे किसी को सेल कर रहा है। तो कंडीशन ये है एम्प्लाइड कि जो वो गुड्स सेल कर रहा है बायर को, वो सेल जो कर रहा है वो पहले उसके खुद के हों। ठीक है, ऑनरशिप उसके पास हो, उसके बाद ही तो ऑनरशिप पास करेगा किसी दूसरे को, तो उसके पास खुद भी होनी चाहिए। ये इम्प्लाइड अंडरटेकिंग है इसमें सेक्शन 14 में बताई गई। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से कोई चीज़ ली है, ठीक है, आपने किसी से वो चीज़ ली, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि मैंने जो गुड्स लिए हैं वो उस बंदे के नहीं थे, कोई नया जो उसका ट्रू ऑनर था वो आपके पास आ गया और आपको कहता है कि ये चीज़ तो मुझसे चोरी हुई थी, आपने ये कैसे ले ली। फिर आप आगे से क्या बोलोगे, जो बायर है वो क्या कहेगा, वो तो यही कहेगा मैंने इस बंदे से लिया है, लेकिन उसके पास उसका टाइटल था ही नहीं। वो उसने अगर किसी से चोरी करके वो चीज़ ली थी और आगे आपको सेल कर दी तो आपके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, और आपको ट्रू ऑनर को देने भी पड़ेगी। तो यहाँ ये होता है कि फिर ये जो बायर है उसके पास राइट होता है कि वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है, क्योंकि वो मेन कंडीशन थी जो उसने ब्रीच कर दी।
तो फिर ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि अगर सेलर ने बायर को कोई चीज़ सेल की है और उसका राइट ही नहीं था, राइट टू सेल ही नहीं था। राइट टू सेल कब आता है? वो राइट टू सेल तब आता है जब एक बंदे के पास किसी गुड्स का टाइटल हो। अब टाइटल कैसे शो होता है? वो इसी तरह हर चीज़ का नेचर के हिसाब से होता है। जैसे अगर कोई घर है आपके पास तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई आपके पास गुड्स हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिसीप्ट्स जो भी होंगी, उससे पता चलेगा कि ये टाइटल आपके पास है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और आप मेरे पास आते हैं और आप समझते हैं कि देख कर के मोबाइल फ़ोन तो मेरा ही है और मैं आपको ये सेल भी कर देती हूँ। ठीक है। और बाद में जब मेरे पास, जबकि ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरी किसी बहन का या भाई का है, तो फिर वो आपसे अगर लेने आए तो आप क्या कहेंगे? आप आगे से कुछ नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे कि मैंने तो उससे लिया है, लेकिन आप कहेंगे उसका था ही नहीं तो आपने ले कैसे लिया? तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी कंडीशन ही ब्रीच हो गई। तो यहाँ पर लॉ कहता है ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर एक बंदे के पास टाइटल ही नहीं है तो उसके पास राइट टू सेल भी नहीं था। पहली बात तो ये, इसलिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिप्यूडिएट हो जाता है और साथ साथ बायर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी जो भी मनी उसने पे की वो क्लेम कर सकता है। तो ये बताता है सेक्शन 14 का ए, जो कि इम्प्लाइड कंडीशन है। इसके साथ साथ इसके बी और सी जो है वो बताते हैं वारंटीज़ के बारे में इम्प्लाइड, वो हम अलहदा से वारंटी का पढ़ेंगे। और अब सेक्शन 15 है जो कहता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन के हवाले से, और यहाँ पर भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि वेयर देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन देर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन। अब ये भी यहाँ स्टिपुलेशन किसकी है? इम्प्लाइड के सेल बाय डिस्क्रिप्शन के हवाले से। यहाँ पर लॉ प्रिज्यूम क्या करता है? लॉ यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वेयर देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो अगर डिस्क्रिप्शन देकर कहा गया है, मतलब कि बायर ने एक डिस्क्रिप्शन बताई है सेलर को कि मुझे जो गुड्स हैं वो इस तरह के चाहिए, या सेलर ने बायर को एक डिस्क्रिप्शन दिखाई थी कि जो ये गुड्स हैं ना वो इस तरह के होंगे। ठीक है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो डिस्क्रिप्शन पर बेस करता है। एक डिस्क्रिप्शन मतलब कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह चीज़ें बता दी कि जो ये मैं गुड्स बनवा रहा हूँ या जो आपको मिलेंगे वो इन चीज़ों से मिलकर बनेंगे, ये इनमें बातें होंगी। तो फिर लॉ प्रिज्यूम करता है, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शेल करेस्पॉन्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन, कि गुड्स को लाजिम जो है वो डिस्क्रिप्शन से करेस्पॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि जो भी बायर ने कहा था डिस्क्रिप्शन ने सेम वैसे होने चाहिए, उससे अलहदा नहीं होने चाहिए। अगर उससे अलग होंगे तो जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इम्प्लाइड कंडीशन जो है ब्रीच हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग्स में होता है कि जब हम कोई चीज़, कोई गुड्स वगैरह ऑनलाइन देखते हैं तो उधर साथ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि इसमें ये चीज़ें भी हैं, इसके साथ ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, और साथ साथ क्वालिटी क्वांटिटी सब बताई गई होती है। ठीक है। तो फिर अगर आप कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और आपको उससे करस्पॉन्ड नहीं करती, वो बात बिल्कुल उलट आती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा तो बहुत बहुत जनरली होता रहता है, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं कि दिखाते हैं ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे कोई ड्रेस दिखाया है कोई डिफरेंट क्वालिटी का, उसका कपड़ा चेंज है, लेकिन जब ऑनलाइन हम जब उसको ऑर्डर दे कर डिलीवरी करवाते हैं तो कपड़ा भी चेंज होता है, कलर भी चेंज, डिज़ाइन भी चेंज, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन पर बात लिखी थी वो अगर नहीं है और जो हमने डिलीवरी करवाई वो चेंज है, तो फिर इसमें भी एक इम्प्लाइड कंडीशन जो है ब्रीच हो गई। तो फिर आपके पास ये राइट होता है कि वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिपुडिएट कर दें और अपने पैसे वापस ले लें। ठीक है। और तो और इसके साथ एक और बात भी बताई गई है कि सेल अगर सैम्पल और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों में हो रही हो तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। सेक्शन 15 कहता है इट इज़ नॉट सफिशेंट दैट द बल्क ऑफ द गुड्स करेस्पॉन्ड्स विद द सैम्पल इफ़ द गुड्स डो नॉट ऑल्सो करेस्पॉन्ड्स विद द डिस्क्रिप्शन। सेम वही एग्जांपल अगर हम लें कि ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह होता है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है उन्होंने, और साथ साथ अगर कोई ड्रेस हम ख़रीद रहे हैं तो वो ड्रेस की पिक्चर भी होती है, यानी कि सैंपल के तौर पर वो दिखाते भी हैं और साथ साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है। तो सेक्शन 15 कहता है कि लाजिम नहीं है कि अगर जो आपने जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं वो आपके सैंपल से तो मैच हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो गुड्स मंगवाए, एक ड्रेस की बात कर रहे थे हम कि जो ड्रेस मंगवाया है वो ब्लू कलर का था और उस पर जो भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी दिख रही थी, वो जो सैंपल में थी वही है सेम, लेकिन उसके जो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस तरह का कपड़ा कहा था, कपड़े की क्वालिटी कही थी, वो नहीं है, वो दूसरा किसी और किस्म का कपड़ा ही है, तो फिर भी यहाँ पर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन है। लॉ कहता है कि जो अगर सेल बाय सैम्पल भी है और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन भी है, तो फिर ये लाजिम है कि सैम्पल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सैम्पल तो मैच करता है लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं करती, तो फिर भी ब्रीच ऑफ एम्प्लाइड कंडीशन ही बात होगी सेम। तो अगर ब्रीच ऑफ एम्प्लाइड कंडीशन है तो इसका मतलब क्या कि वो बायर के पास ही राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट करवा सकता है। इसके साथ ही सेल बाय सैम्पल का बताया गया है सेक्शन 17 में कि ये भी इम्प्लाइड कंडीशन होगी। हम डायरेक्टली सेक्शन 17 देख रहे हैं क्योंकि सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पल दोनों साथ पढ़ना बेहतर है। सेल बाय सैम्पल में कहा गया है कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें सैम्पल दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सैम्पल जो है सेम वैसे ही कुछ आपने प्रोड्यूस करके मुझे सेल करना है, बायर ये कह रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लॉ प्रिज्यूम करता है, यानी कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो बल्क है शेल करस्पॉन्डेंस विद द सैम्पल इन द क्वालिटी। उसमें ये कहा गया है कि जो एक सैम्पल दिखाया गया है, मतलब सैम्पल मीन्स कोई भी नमूना, कोई चीज़ बनवानी है बायर ने तो वो सेलर को दिखाई है, तो जो भी बल्क क्वांटिटी में उसने चीज़ एक प्रोडक्शन करवाई है सेलर से, वो लाजमी जो है करस्पॉन्ड होना चाहिए उस सैम्पल से क्वालिटी में। ये इसका 1 पॉइंट कहता है सेल बाय सैम्पल में कि अगर सैम्पल दिखाकर सेल हो रही है। सेकेंडली ये कि द बायर शेल हैव और शेल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी चांस ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैम्पल। और सेकेंडली इन्होंने कहा है कि लॉ ये भी प्रिज्यूम करता है कि जो बायर है उसे रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो भी उसने सैम्पल दिया था वो बल्क के साथ सेम है कि नहीं है। यानी रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मतलब फैक्ट की बात आ गई कि एक रीज़नेबल टाइम में सेलर को लाजिम है सेलर पर कि उसे बायर को वो एक टाइम दे, अपॉर्चुनिटी दे कि वो मैच कर सके, कंपेयर कर सके जो एक उसे सैम्पल दिखाया गया था, या सेल हो सकता है कि सेलर ने उसे सैम्पल दिखाया हो कि हम इस तरह के गुड्स बनाते हैं और फिर बायर ने उसे ऑर्डर दे दिया हो कि आप मुझे इतने ज़्यादा इसके बना दें, तो सेलर के पास ही राइट है कि वो उससे सामने वाली पार्टी को इतना टाइम दे, अपॉर्चुनिटी दे कि वो कंपेयर कर सके सैम्पल से अपने बल्क को, ठीक है। ये भी लॉ प्रिज्यूम करता है। ऐसा ना हो कि सेलर जो है वो रिफ्यूज़ कर दे कि आप जो है वो उसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पर बायर के पास राइट हो जाएगा कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थी वो ब्रीच हो जाएगी। Thirdly, the goods shall be free from any defect that may render them unmerchantable, which would not be apparent on a reasonable examination of the sample. Thirdly, कहा जा रहा है कि जो गुड्स हैं वो बिल्कुल भी उनमें किसी भी किस्म का डिफेक्ट ना हो, जैसे कि सैम्पल में दिखाया था, और तो और फिर बायर ने साथ उसे एग्जामिन भी किया था। एग्जामिन करने के बाद किसी भी तरह का डिफेक्ट या अगर अनमर्चेंटेबलनेस आ जाती है तो फिर सेलर के पास अपना ये राइट ख़त्म हो जाएगा कि वो उसे सेल कर सके, क्योंकि जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर देगा, और साथ रिपुडिएट कर देगा तो इट मीन्स कि वो अपने उसे अगर उसने किसी भी किस्म की एडवांस पेमेंट्स दी थी या उसने अपनी पे कर दी थी उसे प्राइस, तो वो भी उसे पे बैक कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 16 बात करता है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। सेक्शन 16 कहता है कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्वालिटी और फिटनेस के हवाले से क्या क्या होंगी, जो भी गुड्स हैं उसकी क्वालिटी और फिटनेस में। इसमें कहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except as follows. इसमें कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है किसी भी तरह का, वो चाहे प्रेजेंट सेल पर या फ्यूचर सेल पर, मतलब अग्रीमेंट टू सेल पर हो रहा है, उसमें अगर कोई भी एक्सप्रेसली फिटनेस या क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी उन्होंने कंडीशंस नहीं बताई, तो लॉ जो है वो सिर्फ ये जो इस सेक्शन में बताई गई है ना, वो इम्प्लाइड कंडीशंस प्रिज्यूम करेगा, उसके अलावा और दूसरी कोई भी नहीं प्रिज्यूम करेगा। लॉ जो प्रिज्यूम करता है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नॉन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। वैसे तो हमें पता है कि जनरली कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, लेकिन सेक्शन 16 कह रहा है कि अगर बायर जो है वो नॉन कर दे सेलर को
कि पर्पस क्या है, मैं जो गुड्स ये ख़रीद रहा हूँ उसका मकसद क्या है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूँ बेसिकली ये जो सेक्शन 16 है वो एक रूल है, एक लॉ का, जिसे कहते हैं कैविएट एम्पटर, उस पर बेस करता है। कैविएट एम्पटर मीन्स कि जो बायर है उसे अवेयर होना चाहिए, मतलब कि बायर भी इतना होशमंद होगा कि वो जो चीज़ है उसे रिकग्नाइज़ कर ले या सेलर को बताए कि उसे किस चीज़ के लिए चाहिए। मतलब सारा फॉल्ट हम सारी चीज़ों का सेलर पर नहीं डाल सकते, बायर को भी अवेयर होना चाहिए। तो एक रूल है कैविएट एम्पटर का, वो इस पर एप्लीकेबल होता है सेक्शन 16 में। यहाँ बायर का बताया गया है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बायर जो है उसे क्वालिटी और फिटनेस के हवाले से अगर कोई मसला है तो लाजिम उसे 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि बायर को सेलर को बताना पड़ेगा लाजमी कि जो वो गुड्स ख़रीद रहा है उसका मकसद क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बायर ने सेल से एक हॉर्स मांगा और उससे बोल दिया कि बस मुझे एक हॉर्स चाहिए, और बायर ने सेलर को वो हॉर्स दे दिया। उसके बाद बायर सेलर को ये नहीं कह सकता कि मैंने जो आपसे हॉर्स है वो इसलिए मांगा था कि मुझे वो राइडिंग पर्पज़ के लिए चाहिए। आपने उसे ये कहा, मैंने तो आपने लेकिन मुझे जो हॉर्स दिया है वो एक बस नॉर्मली है, राइडिंग नहीं कर सकता। क्योंकि जो हॉर्सेस हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। हॉर्सेस तो एक हैं लेकिन वो कुछ राइडिंग पर्पस वाले होते हैं, कुछ बस सामान वगैरह उठा सकते हैं, उनकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर बायर ने इस तरह कुछ नहीं कहा था सेलर को और बाद में अगर वो ये कहता है कि मैंने तो आपको ये जो हॉर्स है वो राइडिंग पर्पस के लिए चाहिए था लेकिन ये तो राइडिंग कर ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर सेलर का कोई कसूर नहीं होगा। क्योंकि जो बायर है उसने अपना पर्पस तो बताया ही नहीं था कि मुझे ये गुड्स ख़रीद रहा हूँ वो मकसद क्या है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा मकसद भी बताता है, पर्पस भी बताता है इस गुड्स का, तब उसकी जो कंडीशन इम्प्लाइड लगेगी यहाँ पर कि लाजिम वो फिर पर्पस पूरा होना चाहिए, सेलर को पूरा करना है। अगर उसने बायर ने उसे बताया है और उसके बावजूद सेलर वो पर्पस पूरा नहीं करता तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन की ब्रीच होगी और बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर सकता है। सेकेंडली ये, जहाँ बायर जो है वो सेलर को कहे कि मैं आपके स्किल और जजमेंट पर रिलाय हूँ, मतलब कि आप पर यकीन है, आप जो ये चीज़ ना आप बिल्कुल ऐसी बना देना, आप अच्छी बनाओगे या जो भी है, आप आपके स्किल पर वो रिलाई करे। तब अगर बायर सेलर के स्किल पर रिलाई करता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उसका बिज़नेस ही यही है, थर्ड में यही बताया गया कि सेलर का बिज़नेस ही उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स डील करता है, यानी कि वो ट्रेडिशनली तौर पर एक ही उसका नेचर ऑफ बिज़नेस जो है वो वैसे भी जो हॉर्सेस हैं वो उसी तरह के डील करता आ रहा है। ठीक है, मतलब कि वो राइडिंग वाले हॉर्सेस ही सेल करता आ रहा है। तो अगर उससे बताया है बायर ने कि मुझे राइडिंग वाला हॉर्स चाहिए, तो और रिलाई भी हो रहा है कि आप तो मुझे ला दोगे कहीं ना कहीं से ना, अच्छा सा मुझे चाहिए और बहुत तेज़ हो, ये हो, मैंने रेस करनी है, सब कुछ वो अगर ऐसा बता दे तो फिर यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशंस लगेंगी क्योंकि उसने पर्पस भी बताया है। सेकेंडली वो रिलाई कर रहा है उसके स्किल्स पर, और थर्डली ये कि जो सेलर है उसका बिज़नेस ही उसी क्वालिटी या उसी डिस्क्रिप्शन के काम करता है वो वैसे भी। तो फिर यहाँ पर सेक्शन 16 में इसलिए बताया गया है कि अगर इस तरह का कुछ है तो फिर क्वालिटी और फिटनेस पर एम्प्लाइड कंडीशन लगेगी, वरना नहीं। इसके साथ साथ यहाँ ये भी क्या कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन टू इट्स फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज़। ये मैं बेयर एक्ट से बता रही हूँ कि अगर उसमें ये एक्सेप्शन दी गई है, लेकिन इन रूल्स में भी ये जो अभी सेक्शन 16 में इन्होंने बताए हैं इसमें भी ये एक्सेप्शन दी गई है कि अगर जो बायर ने सेलर से कोई चीज़ मांगी है वो किसी ट्रेड नेम या किसी पेटेंट की है, मिसाल के तौर पे कोई ब्रांडेड कोई चीज़ मांगी है, ठीक है, अब ब्रांड के तो अलहदा वो अपनी उनकी एक होता है, अगर उसकी उसने सेलर ने ब्रांडेड जो भी चीज़ मांगी थी वो उसे दे दी और बाद में बायर ये नहीं कह सकता कि ये तो ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, क्योंकि सेलर उस पर अपनी जो फिटनेस या क्वालिटी है वो शो नहीं करा सकते क्योंकि वो ब्रांड की तरफ से ही वैसी है। तो यहाँ एक्सेप्शन दी गई है कि फिर जो है वो सेलर फिटनेस या जो भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मांगी गई थी उसके लिए वहाँ पर जवाबदेह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बायर ने कहा है कि मुझे इस ब्रांड की, इस कलर की और इस नंबर की चाहिए, बाकायदे ये भी सब कुछ बताया है। तो सेकेंडली इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि व्हेन गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मर्चेंटेबल होना चाहिए। सेकंड इसकी 16 का 2 कहता है कि
व्हेन गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन दिखाकर खरीदे गए हैं फॉर अ सेलर who deals in goods of that description whether he is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. इसमें ये कहा गया है कि अगर गुड्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं सेलर से और वो सेलर को डिस्क्रिप्शन दिखा कर लिए गए हैं, तो यहाँ पर भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर बायर ने एक चीज़ जो ख़रीदी है वो डिस्क्रिप्शन में देख कर ली है, जैसे मिसाल के तौर विंडो शॉपिंग जो होती है वो सामने गुड्स लगे वो उसने वो डिस्क्रिप्शन देखी और वो चीज़ ख़रीदी, तो वो लाजिम मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब ये है कि वो डैमेज ना हो, या फिर अगर वो सील्ड थे तो वो सील्ड अगर ऐसा ना हो उनकी सील ख़राब हुई हुई है या डैमेज्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए अगर वो डिस्क्रिप्शन दिखा के गुड्स ले रहा है। इसके साथ यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है इसी क्लॉज की भी, ठीक है, और वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द बायर हैज़ एग्जामिन द गुड्स देयर शेल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड्स इफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ऑट टू हैव रिवील्ड। सेकेंडली इसी की एक्सेप्शन साथ दी गई है कि अगर बायर ने एग्जामिनेशन की थी उन गुड्स की, यानी कि उसे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि उसने उस गुड्स को एग्जामिन किया अच्छे से और उसके बाद उसमें कोई फॉल्ट निकल गया, तो यहाँ पर उसकी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है सेलर की अबाउट मर्चेंटेबल क्वालिटी, क्योंकि उसने वो ख़ुद देख लिया कि यहाँ पर ये फॉल्ट है, उसमें ये डिफेक्ट है। तो ये थे मेन उसके सेक्शन 16 के क्लॉजेस, जिसमें पहला तो यही कि फ़िटनेस और क्वालिटी की कब कब इम्प्लाइड कंडीशंस लगेंगी, जब ये 3 बातें पूरी होंगी, और साथ साथ इसका क्लॉज 2 जो बता रहा था मर्चेंटेबिलिटी का। इसके साथ जो थर्ड है वो वारंटी के हवाले से बताता है, और फोर्थली तो यही कहा गया है कि अगर यही बातें कुछ भी एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में कही गई हैं तो वो तो होंगी ही, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एक्सप्रेसली अगर इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी बताई गई है अबाउट क्वालिटी और फिटनेस तो वो तो लाजिम है, अगर नहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो लॉ प्रिज्यूम कर रहा है यहाँ पे सेक्शन 16 में वो ही होंगी। ये सब थी इम्प्लाइड कंडीशंस। इसके बाद कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस हैं, वो यही जो इसका 4 क्लॉज बता रहा है। कैन एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इम्प्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयरविद। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दोनों बायर और सेलर दोनों पार्टीज़ ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में वर्बली और रिटन फॉर्म में कोई भी टर्म्स या कंडीशंस इम्प्लाइडली और मतलब एक्सप्रेसली लिखी हैं, और वो ये नहीं कह सकते कि हमने ये बातें लिखी हैं लेकिन ये एक्ट नहीं बता रहा, तो ये सही नहीं होंगी। नहीं, जो भी इन लोगों ने एक्सप्रेसली बात कही है वो वैलिड और लीगल होंगी, और साथ साथ अगर नहीं भी कहीं तो ये इम्प्लाइड कंडीशंस तो लगेगी ही, ठीक है। इसके बाद अब है इम्प्लाइड वारंटी। इसके बाद हमने पहले भी बताया था कि जो वारंटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, एक इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस तो वही जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ ने वर्बली और रिटन फॉर्म में दोनों ने डील की थी, वो उनकी एक्सप्रेस्ड हो गई, और इम्प्लाइड वो जो लॉ प्रिज्यूम करता है वो इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं, चाहे आपने वो एक्सप्रेसली कही थी या नहीं, लॉ वो प्रिज्यूम करता है वो इम्प्लाइड है। इसी तरह जो हमने सेक्शन 14 में 2 लीव की थी क्योंकि वो वारंटीज़ थी, वो हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 14 का क्लॉज बी कह रहा था कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एन्जॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। पहली इम्प्लाइड वारंटी बायर के पास ये होगी कि वो जो भी गुड्स उसने लिए हैं उसके पास अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होगी, ये हो कि वो क्वाइट और फुली वेस्टेड पोजीशन उस गुड्स की रखता हो। ये ना हो कि सेलर भी उसकी बाद में रखे, या फिर सेलर के गुड्स ना हो किसी से लेकर उसने दिए हों। वेल वंस यू बाय द गुड्स दे शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। दिस वारंटी मीन्स दैट द बायर शुड हैव एंड एन्जॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स आफ्टर हैविंग गॉटन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। इफ़ ही इज़ डिस्टर्ब्ड इन हिज पोजीशन ही इज़ एंटाइटल्ड टू सू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सेलर ने कोई बायर को कोई भी गुड्स सेल किए हैं तो बायर के पास ये राइट है कि वो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन रखे उसकी, वेस्टेड, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये कह कर के सेलर का या सेलर के ही कोई और लिंक हो उस पोजीशन के साथ और वो उस बंदे को किसी को उसकी प्रॉपर्टी पर भेजता रहे या कोई भी किसी भी तरह से उसे डिस्टर्ब करेगा,
तो फिर यहाँ पर वारंटी की ब्रीच होगी, क्योंकि ये कोलैटरल टू मेन पर्पस होती है। और फिर जो है बायर वो सेलर को सू कर सकता है उस ब्रीच पर और डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि जो मुझे पोजीशन पर आप डिस्टर्बेंस हो रही है वो क्लियर करके दें। ठीक है। इसके साथ साथ इसी का क्लॉज सी बोल रहा था कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time when the contract is met। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी दी गई है, यानी कि जो गुड्स, मूवेबल गुड्स जो सेलर ने बायर को बेचे हैं, वो लाजिम उसमें किसी भी तरह की इनकम्बरेंसेस या फिर चार्जेस वगैरह या टैक्सेस ना हो, या ऐसा ना हो कि जो गुड्स सेलर ने बायर को सेल किए हैं वो उसने कहीं पे प्लेज पे दिए हुए थे, उस पर एक टैक्स लगा हुआ था या किसी भी किस्म की इनकम्बरेंस थी। तो इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए और वो बायर को भी ना पता हो कि जो उसने गुड सेल की वो प्लेज पर दिए हुए थे। तो फिर अगर इस तरह कुछ होगा तो और बायर को पता चलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकता है कि वारंटी क्लेम कर सकता है जो ब्रीच हो चुकी है। और अगर वो क्लेम करेगा तो वो यही होगा कि डैमेजेस क्लेम करेगा, फिर सेलर को उसे फ्री करना पड़ेगा किसी भी किस्म के इनकम्बरेंसेस या चार्जेस वगैरह से। इसके बाद एक वारंटी ये भी होती है कि डिस्क्लोज़ करे सेलर अगर किसी भी तरह के जो गुड्स हैं उनमें किसी भी किस्म की डेंजरस थिंग है, कि उसे पता है जो ये गुड्स बने हैं उनमें कोई डेंजरस नेचर के हैं, तो वो लाजिम है सेलर बायर को बताए। क्योंकि अगर कल को बायर को कोई भी नुकसान होता है तो बायर ये कह सकता है कि आपको मुझे बताना चाहिए था, या ऐसे नेचर के हैं जो सेलर को लाजिम बायर को बताने चाहिए थे। तो यहाँ भी ब्रीच ऑफ वारंटी होगी और सेलर जो है वो सूड हो सकता है। इसके साथ साथ जो 16 का 3 बता रहा था वो वारंटी एज टू क्वालिफाई और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। इसमें यह है कि अगर कोई सेलर्स यूजेज ऑफ ट्रेड में बात आ रही है, यानी कि कस्टम्स में बहुत सारे सेलर्स हैं और वो बायर को ये कहते हैं कि मैं एक चीज़ बहुत बेहतरीन बनाता हूँ या मैं बहुत बेस्ट ये चीज़ बनाता हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और फिटनेस बहुत अच्छी होगी, तो वो लाजिम वैसी ही होनी चाहिए। ये सेक्शन 16 का सब क्लॉज 3 बता रहा था कि एन एम्प्लॉयड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी नेक्स्ट बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड। मतलब कि 2 से 3 वहाँ पर सेलर्स हैं और वो सब सेलर्स बोलते हैं कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, ये चीज़ मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, और यूजेज ऑफ ट्रेड की वजह से नेक्स्ट हैं। तो फिर वो पर्टिकुलर पर्पस उसका पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वहाँ पर भी वारंटी ब्रीच हो जाएगी। और जब वारंटी ब्रीच होती थी क्या होता है, हमने पढ़ा है, वो यही होता है कि डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। यही थी सारी वारंटीज़ एंड कंडीशंस जो इम्प्लाइड थी, जो लॉ प्रिज्यूम करता है। आपने चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं या बोली हैं या नहीं है, वो मायने नहीं रखती, सिर्फ़ और सिर्फ उसे लॉ प्रिज्यूम करता है और लॉ यहाँ पर एक्टिव होता है। और साथ साथ एक्सप्रेस वारंटीज़ वही होंगी जो कि हमने पढ़ा, जो हमने वर्बली और रिटनली बताई हैं। तो ये सब थी इम्प्लाइड वारंटीज़ एंड कंडीशंस जो कि सेक्शन 17 तक एंड है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।